will record this. Okay students, तो आज हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट की। हमने पिछले दफा देखा था कि मशीन साइकिल क्या होता है। मशीन साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं: फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट और स्टोरिंग। ये था मशीन साइकिल। अब इंस्ट्रक्शन सेट क्या होती है? ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सीपीयू परफॉर्म करता है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसके 2 पार्ट होते हैं, जैसे हमने बात किया था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट जहाँ पे अरिथमेटिक और लॉजिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कंट्रोल उससे सारे प्रोसेस को, ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, सॉरी कंट्रोल करता है। सो इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कि सीपीयू को दी जाती हैं और जो जिसपे वो प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, वो इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। ये 4 टाइप्स की हो सकती हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं और कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं। सो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली बात है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन होती हैं। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जिसमें 2 एंटिटीज को कंपेयर किया जा रहा होता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, तो ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें कोई लॉजिक इन्वॉल्व है। सो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। फिर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हो सकती है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बेसिकली ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जहाँ पे आप जो बताती हैं कि डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर करना है और कैसे करना है। ठीक है, दीज आर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। फिर कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होती है। अगर आपका कोई प्रोग्राम रन हो रहा है और उसका कंट्रोल आपने किसी और प्रोग्राम को या किसी और इक्विपमेंट को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मुंतकिल करना है, तो उसमें कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ करती हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स। और सो इससे 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 इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है सीपीयू में हो रहा है। तो सीपीयू में जो सेंट्रल चीज है, अहमियत रखती है, वो है आपका प्रोसेसर। अब प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर की 2 टाइप्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं आपकी बुक्स में। तो पहली तो बात है कि प्रोसेसर की जो स्पीड है वो किस तरह से मैयर की जाती है। प्रोसेसर की जो स्पीड है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मैयर की जाती है, जिसे मिप्स भी कहते हैं। तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मसलन 300 मिलियन मिप्स। 300 मिप्स का मतलब है 300 मिलियन, 3 मिलियन 300 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एक सेकंड में 300 मिलियन इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट कर सकता है, अगर ऐसे स्पीड मेंशन है। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, बहुत बहुत क्या कहते हैं, ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग वाले सीपीयूज आपके पास अब मार्केट में मौजूद हैं, और वो ये 300 तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। वो शायद बिलियंस में इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में वो एग्जीक्यूट करते होंगे। सो नॉर्मली 2 डिज़ाइन यहाँ पे मेंशन किए गए आपकी बुक में कि सीपीयू के, जो कि कंप्यूटर्स में पाए जाते हैं। एक है सिस्क। ठीक है, CISC stands for Complex Instruction Set Computing। Complex Instruction Set Computing, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये complex instructions को जो है वो एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा बेहतर होती है। सो ये इसमें बहुत ज़्यादा जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस अगर आपके पास हों तो उसके लिए सिस्क मॉडल यूज किया जाता है। और ऑब्वियसली बात है, सिस्क मॉडल यूज करने का एक पर्पज ये भी है कि आपकी कॉम्प्लेक्स जो इंस्ट्रक्शन है उसको क्विकली जो है वो किया जा सके। ये वाली जो डिजाइन है या मॉडल है सीपीयूज का या प्रोसेसर्स का, वो नॉर्मली पीसीज में या मेन फ्रेम्स में इस्तेमाल होता है। दूसरा है रिस्क। रिस्क स्टैंड्स फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन पर सेट कंप्यूटिंग। इसमें आप जस्ट जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली इंस्ट्रक्शन है उनको जो है वो करते हैं, ज़्यादा एग्जीक्यूट किया जाता है, और इससे आपकी एग्जीक्यूशन या आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। तो इसका इसके जो यूजेज है वो ज़्यादा वर्क स्टेशंस में होता है, जहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो सिंपल होती हैं। सिंपल होने की वजह से इसका मतलब है वो फ्रीक्वेंटली वो यूज़ हो रही हैं, और फ्रीक्वेंटली यूज़ होने की वजह से
जो CPU है वो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए बना होता है. दैट इज वाई इट सीम्स लाइक कि आपकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है या स्पीड ऑफ द कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा है. इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है आपकी मैकिन्टोश है, मैक जो एप्पल की प्रोडक्ट है, उसमें रिस्क कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग मॉडल यूज़ होता है. इसका मतलब है वो फोकस करते हैं उन इंस्ट्रक्शन पे जो फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट होने वाली है, ना कि तमाम जो इंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं. दैट मीन्स देयर दैट इज़ वाई मैक, मेरे पास खुद भी मैक है इस वक्त. मैक जो मैकिन्टोश जो है एप्पल यानी कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ वाई दे आर वेरी फास्ट, और उनकी डिवाइसेस जो हैं इसलिए रिलायबल होती हैं एज कम्पेयर टू विंडोज, जिसमें वो अननेसेसरी जो इंस्ट्रक्शन भी वो एग्जीक्यूट करता रहता है. इसमें एक फन फैक्ट ये है, एडिशनल फैक्ट कि आप विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में अक्सर लोगों को कंप्लेन करते हुए देखेंगे कि वो स्लो हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और या उन पे वायरसेस बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक टेक ओवर कर लेते हैं और यू हैव टू री इंस्टॉल द यू कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन एंड अगेन. लेकिन मैक में ऐसा नहीं होता. मैक इज़ अ वेरी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके अलावा उनका जो प्रोसेसिंग मॉडल है वो भी बहुत सिक्योर है. Anyways, these were about the processors and how different models of processors work. इसमें CISC और RISC दो मॉडल्स हैं. फिर आते हैं पाइपलाइनिंग में. पाइपलाइनिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि नॉर्मली आप जब मशीन साइकिल की बात करते हैं तो पहले आप फेच करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फिर डीकोड करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं और फिर स्टोर करते हैं. और और जब जब तक पहली इंस्ट्रक्शन ये चारों स्टेप्स पूरी नहीं कर लेगी उस तक जो है अगली इंस्ट्रक्शन इस पाइपलाइन में या इस प्रोसेस में सॉरी नहीं आएगी. लेकिन दैट इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच वाले स्टेज से गुजर गई है, वो डी कोड में है, और वो डी कोड से भी गुजर गई है और एग्जीक्यूट वाले मोड में आ गई है. तो इसका मतलब फेच और डी कोड वाले प्रोसेसेस जो हैं वो फारिग पड़े हैं, और वो वहाँ पे जो मेमोरी फ्री पड़ी है वहाँ पे कुछ भी असाइन नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा, एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन टू बी कम्प्लीटेड. बट अगर हम ये सब चीज़ें पैरेलल में लेके चलें, पैरेलल से मतलब ये कि जैसे ही पहली इंस्ट्रक्शन जो है फेच से डी कोड में गई तो फेच में नई इंस्ट्रक्शन आ गई. इस तरह ही जब सेकंड इंस्ट्रक्शन फेच से आगे गई डी कोड में तो थर्ड इंस्ट्रक्शन आ गई. तो इसका मतलब है कि अगर जो मशीन साइकिल के चार प्रोसेसेस हैं एट अ टाइम, चार जो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं, दैट मीन्स पैरेलल तो नहीं कह सकते लेकिन कंकरेंट किस्म की जो वो कंकरेंट इंस्ट्रक्शन वो जो है वो उनकी प्रोसेसिंग हो रही होगी, और इससे सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है क्योंकि वो एट अ टाइम मल्टीपल चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है और प्रोसेस कर रहा होता है. अच्छा, इसमें और ये मॉडर्न कंप्यूटर्स में नॉर्मली पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है. अच्छा, फिर एक टॉपिक है यहाँ पे रजिस्टर्स. रजिस्टर्स बेसिकली सीपीयू के अंदर एक हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस होती हैं. जिस तरह आपके पास आप देखते हैं रैम है, आपके कंप्यूटर की रैम होती है, इसके हार्ड ड्राइव होती है, दीज आर मेमोरी लोकेशंस. सर एक्सक्यूज मी. जी जी सर जी. जी जी तो बोलें. सर अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो सर हम कहते हैं वो फैच से डी कोड में चला जाए, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है इंस्ट्रक्शन देने के लिए. हमें नहीं वेट करना पड़ता, कंप्यूटर को वेट करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है. तो सर उसको मतलब वो हम कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड अच्छी हो तो हम अगली इंस्ट्रक्शन ही उतनी देर बाद दें कि वो फैच से डिकोड में चला जाए, जो अगली हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो फिर फैच हो जाए और वो डिकोड से फिर आगे चली जाए. हाँ जी. तो हमारी जो पीछे दूसरी थी वो फिर सर ऐसे वेट करके मतलब अगली इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए. नहीं, वेट तो ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है, उसमें हर चीज़ के लिए एक मेमोरी या फिक्स है ना, ठीक है. तो अब जब आप मशीन साइकिल की बात करते हैं तो अगर कोई चीज़ डी कोड हो रही है तो इसका मतलब है डी कोडर जो है कंप्यूटर का वो किसी और चीज़ पे काम नहीं कर सकता उस टाइम. तो इसका मतलब अल्टीमेटली अगर फेच में कोई इंस्ट्रक्शन है भी है तो वो डी कोडर उसको उससे तक नहीं ले सकता जब तक वो फ्री नहीं होगा, ठीक है. इट्स जस्ट लाइक के मैं चार स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़ा करता हूँ और हर कहूँ कि जी अच्छा स्टूडेंट ए से स्टूडेंट डी तक जो है वो एक स्टेप में एक चीज़ चलनी है, एक प्रोसेस चलना है. तो जब तक फॉर एग्जांपल
अगर स्टूडेंट जो सेकंड स्टूडेंट है वो अपना अगर काम खत्म नहीं करेगा, तो फर्स्ट वाला स्टूडेंट अगर काम कंप्लीट कर भी ले तो वो आगे उसे असाइन ही नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट सेकंड वाला स्टूडेंट जो है वो फ्री नहीं है। व्हाट इट सो ओके ओके। बेसिकली जब तक वो जो डिकोडर है या एग्जीक्यूशन जहाँ पे हो रही है वो फ्री नहीं होंगे, तो फैच में जो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो पड़ी रहेगी, वो और नहीं फैच कर सकता, वो एक इंस्ट्रक्शन पड़ी रहेगी वहाँ पे। और जैसे ही डिकोडर फ्री होगा तो वो इंस्ट्रक्शन फिर आगे मूव हो जाएगी डिकोडर को, और फिर आगे अगर एग्जीक्यूशन में कोई इंस्ट्रक्शन है तो इसका मतलब डिकोडर में उसे वेट करना पड़ेगा चाहे कंप्लीट भी हो गई वो इंस्ट्रक्शन। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इट्स जस्ट लाइक जनरल, वैसे जो जनरल रूल ऑफ थंब है कि कंप्यूटर में एट अ टाइम एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होने का इंतजार किया जाता था पहले सीपीयू में, लेकिन अब जो सीपीयूज हैं उनमें मल्टीटास्किंग और पैरेलल प्रोसेसिंग का ज़माना है, तो उसमें पैरेलल में जो है मल्टीपल स्टेप्स चल रहे होते हैं। ओके, सो हम बात कर रहे थे आगे रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स जो हैं वो सीपीयू पे मौजूद होती हैं मेमोरी लोकेशन, और वो हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन होती हैं बेसिकली ये, जहाँ पे डाटा को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। और इसका साइज जो है 1 बाइट से 8 बाइट तक होता है। 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट और 8 बाइट, ये इसके साइजेस होते हैं। इनका साइजेस जितना बड़ा होगा रजिस्टर्स का, आपके सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, रजिस्टर्स के साइज जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, आपके सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। इसकी डिफरेंट टाइप 5 डिफरेंट टाइप के रजिस्टर यहाँ पे मौजूद आपके सीपीयू पे अमूमन होते हैं। एज आई सेड कि ये आपके मेमोरी लोकेशंस हैं, हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन है जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती हैं और आपके सीपीयू को प्रोसेसिंग में हेल्प करती हैं। और इनकी जैसे मैंने बता दिया कि इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1, 2, 4 और 8 बाइट्स होती है। जस्ट रिमेंबर कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो कंप्यूटर स्टोरेज है या मेमोरी है वो 1 बिट है, 1 बिट। 8 बिट्स बनते तो 1 बाइट बनता है। Got it? So that's how it works. अच्छा, रजिस्टर्स की बात कर रहे थे हम। रजिस्टर्स में आपकी जो मैंने आपको हैंडल्स दिए हैं उसमें वैसे एग्जांपल भी दी हुई हैं। तो हम ये पांचों रजिस्टर्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको देखते हैं कि इनमें क्या क्या है। बेसिकली लोग एब्रीविएशन यूज करते हैं, उनको एब्रीविएशन नेम दिए हुए हैं जस्ट टू सेपरेट देम फ्रॉम अदर रजिस्टर्स। सो सबसे पहले एक्यूमुलेटिव रजिस्टर्स हैं। एक्यूमुलेटिव रजिस्टर जो हैं वो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जस्ट रिमेंबर ये मेमोरी लोकेशंस हैं ऑन सीपीयू, और सीपीयू में ही आपका सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो या लॉजिकल हो या दूसरे हों, तो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं एक्यूमुलेटिव रजिस्टर्स। और ये रजिस्टर जो हैं ALU का पार्ट हैं बेसिकली, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। और इसमें 4 टाइप्स के यहाँ पे हैं वो रजिस्टर्स हैं जिनके नाम एब्रीविएशंस हैं AE, AX, BE, BX, ECX। बेसिकली CX आता है, सॉरी X मतलब पहले अल्फाबेट E और आगे ABC, जो भी आपका रजिस्टर है उसके बाद X आखिर में आता है। ठीक है, EAX, BAX, ECX और EDX। तो ये इनके रजिस्टर्स हैं। इनको भी अगर हम डिवाइड करें तो 2 टाइप के इसमें रजिस्टर्स होते हैं। ये तो इसकी जनरल नेमिंग कन्वेंशन होगी EAX, BAX। तो EAX की ये बात करें तो इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स की रजिस्टर्स होते हैं। एक वो रजिस्टर होते हैं जिनको आप कहते हैं लोअर ऑर्डर रजिस्टर्स, और जिनको AL, BL, DL, CL के नाम से, मतलब L फॉर लोअर। ठीक है, मतलब EAX है तो उसका जो है AL और के नाम से वो जो है लोअर ऑर्डर रजिस्टर होगा। अगर हायर ऑर्डर की बात करें तो उसमें AH के नाम से जो है वो H फॉर हायर के नाम से रजिस्टर होगा। इनका साइज जो होता है नॉर्मली 1 से 1
1 बाइट, 2 बाइट और 4 बाइट्स होता है, ठीक है, 1 से लेकर 4 बाइट्स तक इनका साइज हो सकता है। सो दैट्स हाउ दीज रजिस्टर वर्क। सो उसके बाद स्टैक कंट्रोल रजिस्टर होते हैं। स्टैक जो होते हैं, एक ये अंदाजा लगाना कि आपके पास एक बॉक्स है और आप उसमें बुक्स रखते जा रहे हैं या फाइल्स रखते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप इस तरह करते हैं तो आप स्टैक कर रहे हैं चीज़ों को एक जगह पे। तो स्टैकिंग में क्या होता है कि आप कौन सी चीज़ सबसे पहले एक्सेस कर सकते हैं, जो आप सबसे लास्ट पे रखते हैं। आप जो सबसे आखिर में चीज़ रखेंगे उस टैग पे, वही आप सबसे पहले उठाएंगे, उसी को आप सबसे पहले एक्सेस करेंगे, यानी कि सो दैट मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट। कंप्यूटर में जो उसकी मेमोरी में स्टोर करने के डिफरेंट जो वेज हैं, उसमें से स्टैकिंग जो है वो एक एक मेथड है वहां पे, ठीक है। तो जो स्टैक जो है उस स्टैक को मैनेज करने के लिए जो रजिस्टर यूज होते हैं, उन्हें स्टैक कंट्रोल रजिस्टर कहते हैं, और बेसिकली इनमें लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल है कि जो लास्ट पे चीज आएगी उसको सबसे पहले रिट्रीव किया जाएगा। तो इनकी अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये एसपी और बीपी के नाम से इन्हें डेजिग्नेट किया था, एसपी और बीपी, ठीक है। अब इसमें ये इनके जो है इसके फर्दर अगर इसकी बात की जाए तो इसके साइज की, तो ये 2 बाइट से 4 बाइट 2 बाइट्स और 4 बाइट्स के रजिस्टर होते हैं, और इनके 4 बाइट के जो स्टैक रजिस्टर हैं उनको ईडीआई बेसिकली इनके जो बीपीएसपी जो हैं ये स्पेशल रजिस्टर हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 रजिस्टर होते हैं जिसे डीआई और एसआई कहते हैं। अगर ये 4 बाइट के हों तो इनको ईडीआई, ईएसआई, ईएसपी और ईबीपी करते हैं, ई का जो लफ्ज है साथ में लग जाता है। तो या इनकी नेमिंग कन्वेंशन आपको जरा एक दफा पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर होते हैं। बेसिकली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर जो है वो मेमोरी लोकेशन स्टोर करते हैं जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है वो कंप्यूटर हार्डवेयर में या रैम में कहीं पड़ी है, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को की मेमोरी लोकेशन क्या है, उस इंस्ट्रक्शन को नहीं, उसकी मेमोरी लोकेशन को स्टोर करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर यूज होते हैं। और ये काम करते हैं मिलकर सेगमेंट रजिस्टर्स के साथ या एड्रेस रजिस्टर के साथ। एड्रेस रजिस्टर जो होते हैं, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये भी मेमोरी लोकेशन स्टोर करते हैं इंस्ट्रक्शन की, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट होनी है। इन ये रजिस्टर जो हैं 4 से 6 हो सकते हैं तादाद में, और ये इनका साइज जो है 2 बाइट्स होता है। सो इनके जो एब्रीवेशन दी हुई हैं, सी एस, डी एस, ई एस, एस एस, एफ जी और जी एस, ये इनकी एब्रीवेशन हैं। और या दैट्स ऑल यू नीड टू नो। उसके बाद फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं। फ्लैग रजिस्टर्स जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को जो इंडिकेट करते हैं, इनका साइज जो होता है 1 बाइट होता है या 2 बाइट्स होता है, ठीक है। इनका साइज 1 बाइट होता है या 2 बाइट होता है। अब ये किस किस्म की कंडीशंस को, इसमें कुछ कंडीशन दी हुई हैं, जैसा कि 0 फ्लैग रजिस्टर होता है, कैरी फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है, ओवरफ्लो फ्लैग होता है। तो सिस्टम में कोई पर्टिकुलर कंडीशन, कोई वार्निंग, कोई डिफेक्ट या एरर या कोई एक्सेप्शन आ गई है, तो ये फ्लैग रजिस्टर उस चीज को कैप्चर करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और सीपीयू को देते हैं। सो दीज ये जो फ्लैग है, 0 फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग है, तो ये पर्टिकुलर कंडीशंस को डेजिग्नेट करने के लिए होता है। तो अब इसमें आप जस्ट इतना ही ज़हन में रखें, ठीक है। फिर आती है बात यहाँ पे, रजिस्टर्स की बात हो गई। रजिस्टर में हमने देखा इसकी 5 टाइप हैं, और रजिस्टर्स जो हैं वो एक हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन है ऑन सीपीयू। सीपीयू पे प्रेजेंट हैं हाई स्पीड लोकेशंस। अब आगे 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही छोटे टॉपिक हैं। एक है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बहुत तेजी से प्रोड्यूस करता है।
और ये नॉर्मली तमाम जो कंप्यूटर के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है यूजिंग क्लॉक टिक्स, ठीक है। एक सेकंड में 100 से लेकर 1000 मिलियन क्लॉक टिक्स हो सकते हैं। 100 क्लॉक टिक्स से लेकर 100 मिलियन से लेकर 1000 मिलियन जो क्लॉक टिक्स हो सकते हैं एक जो सेकंड में। आप जैसे कि कितनी ज्यादा इसकी प्रोसेसिंग स्पीड हो सकती है कंप्यूटर की। अगर आपकी क्लॉक सिस्टम क्लॉक जो है वो खराब है तो आपके सिस्टम के जो है बेशतर जो फंक्शंस हैं वो नहीं काम करेंगे। सो नॉर्मली योर सिस्टम क्लॉक इज जो डैमेज्ड और इट इज आउटडेटेड, सो आपका प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी प्रोसेसिंग में कंप्यूटर की। इसको क्लॉक स्पीड को जो है आप मेगाहर्ट्ज में जो है वो मेजर करते हैं। और आपने जब ये देखना हो कि कितना मतलब सीपीयू कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन को, तो वो आपको क्लॉक स्पीड से पता लगता है, ठीक है। एक सीपीयू यहाँ पे फिगर दी हुई है, लेकिन मे बी अब तो ये बहुत इंप्रूव हो गई होगी कि सीपीयू टेक्स फ्रॉम 1 to 6 क्लॉक टिक्स टू एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं कंप्लीट करने के लिए 1 से 6 टिक्स लेता है सीपीयू, और एक सेकंड में हम 100 मिलियन से 1000 मिलियन जो है क्लॉक टिक्स जनरेट कर सकता है कंप्यूटर। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी इंस्ट्रक्शन जो है मिलियंस में इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है एक सेकंड में। हीट सिंक या हीट पाइप्स बेसिकली ये कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो कि कंप्यूटर में फिक्स किए जाते हैं टू सिंक द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी गर्दिश कर रही है उसमें, तो उसमें हीट सिंक या हीट पाइप्स होना जरूरी है। नोटबुक कंप्यूटर्स में हीट पाइप्स होते हैं जो कि हीट को अब्सॉर्ब करते हैं और कंप्यूटर से निकाल देते हैं। और दूसरों में वैसे दूसरे सिस्टम्स में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में उसमें हीट सिंक्स होते हैं जो कि कंप्यूटर की हीट को अब्सॉर्ब करके वेंटिलेट कर देते हैं। अच्छा, को प्रोसेसर एक बड़ा यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। को प्रोसेसर बेसिकली स्पेशल पर्पस चिप होती है जो कि प्रोसेसर के ऊपर ही होती है, इसलिए इसे प्रोसेसर के ऊपर माउंटेड होती है, ऊपर में अटैच होती है, इसलिए इसे को प्रोसेसर कहते हैं। और इसका पर्पस क्या है, ये बेसिकली प्रोसेसर की हेल्प करता है टू हैंडल कॉमन फंक्शंस क्विकली। जो आम यूज होने वाले फंक्शंस हैं प्रोसेसर के, उसको हैंडल करने में, क्विकली हैंडल करने के लिए तो प्रोसेसर यूज होता है। और ये इसकी कोर प्रोसेसर की वजह से जो है सीपीयू जो है उसका जो है उसको जल्दी फ्री होने में मदद मिलती है। सो ऐसे फंक्शन जो कि कॉमन होने वाले फंक्शन है, जैसा क्लिक करना किसी चीज को, ये कॉमनली यूज फंक्शन है आपके सिस्टम में, तो हो सकता है कि प्रोसेसर ऐसे डिजाइन किया गया हो कि वो ये टास्क को प्रोसेसर को दे दे और खुद वो किसी और इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की तरफ चला जाए। सो आज यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ तक किसी के में सवाल है तो बता दे, और सीआर मुझे प्लीज अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा। और यहाँ